पीएम मोदी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ ये लास्ट वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। सब पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट अच्छे से डिस्कस किए थे। आज बारी है राहुल गांधी की। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं। देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज इन्हें एक प्रॉपर पॉलिटिशियन तक मानने के लिए तैयार नहीं है। Can you tell us one good thing about Rahul Gandhi according to you? I do not see him as a politician. He may be a good human being. कोई इन्हें जोकर बोल देता है। सीपीएम के नेता पिनराई विजयन ने राहुल गांधी को जोकर कहा है। कोई सोशल मीडिया पर जो इनकी इमेज बनी हुई है उसके बेसिस पे कह देता है कि भैया ये सीरियस पीएम कैंडिडेट तो नहीं हो सकते। और ऐसा बोलने वाले खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर्स तक हैं। He has been always respectful to me, but as a politician, he doesn't have the aptitude. लेकिन इनके साथ साथ देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि कांग्रेस कैसी भी हो, आज बीजेपी को सीरियस कंपटीशन देने के लिए देश के पास कांग्रेस और राहुल गांधी का ही एक ऑप्शन बचा हुआ है, इसलिए इन्हें सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के थ्रू देश को समझने की एटलीस्ट कोशिश तो कर ही रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। और अपनी रीच आम लोगों के बीच इसके जरिए बढ़ा भी रहे हैं। यहाँ पे 100 लोग चल रहे हैं या 1000 लोग चल रहे हैं या 10,000 लोग चल रहे हैं, that is not the question I'm asking. I am getting support from individuals that is much more powerful than 500,000 people. What they are saying to me, how they are transmitting it to me, how they are telling me their stories, that to me is a huge amount of support. अब पीएम मोदी की तरह राहुल गांधी की पब्लिक इमेज में दो बिल्कुल ऑपोजिट ओपिनियन नजर आ रहे हैं। एक साइड इनसे लगातार होप करती है कि ये एक दिन प्रॉपर पॉलिटिशियन बनकर देश को लीड कर सकते हैं, वहीं दूसरी साइड बोलती है कि इनको कितनी बार लॉन्च किया जाएगा ये देख देख कर हम लोग थक चुके हैं। लेकिन ये वीडियो है ओपन लेटर का, इसलिए एकदम ओपन माइंड के साथ इस वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग एंगल से बात करूंगा कि एंड तक आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर देगा। एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए प्लीज एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले शुरू करते हैं पब्लिक के बीच राहुल गांधी की पर्सनल इमेज के साथ। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड इसमें रखूंगा। राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी के डायनास्ट हैं, तो इनके लिए सबसे पावरफुल फैक्टर भी इनकी फैमिली और कांग्रेस की लेगेसी है। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे बड़े बड़े लीडर्स के फॉलोअर आज भी देश के गांव गांव में आपको मिल जाएंगे। तो उस इमेज की रिकॉल वैल्यू इतनी सॉलिड है कि सिर्फ उस फैमिली से आने की वजह से राहुल गांधी को पॉपुलैरिटी के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। सबके पास एक कॉन्टेक्स्ट है कि ये किस फैमिली से आते हैं और इस इमोशनल सपोर्ट का राहुल गांधी को एक बोनस मिल जाता है। इसी फैमिली कनेक्शन का फायदा है कि लगातार इलेक्शन हारने के बाद भी राहुल गांधी नेशनल पॉलिटिक्स में आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितना 10 साल पहले थे। ये बिल्कुल वैसा ही हिसाब किताब है जैसे बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स के बेटों के साथ होता है। इनकी लॉन्च मूवी भी एकदम बेस्ट डायरेक्टर के साथ साइन होती है, और चाहे वो मूवी फ्लॉप हो जाए, अगले 5-10 साल तक लगातार बेस्ट डायरेक्टर्स के साथ इन्हें काम मिलता ही रहता है। राहुल गांधी के सरनेम में इतनी पावर है कि चाहे वो कितने भी इलेक्शन हार जाए, कांग्रेस का बड़ा से बड़ा नेता ये नहीं बोल सकता कि इनको लीडरशिप से हटाओ और किसी दूसरे आदमी को कांग्रेस का फेस बनाओ। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि राहुल गांधी इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज राहुल गांधी। अब ये बात राहुल गांधी के लिए तो काफी हेल्पफुल है, लेकिन कांग्रेस को इससे फायदा होता है, नुकसान होता है, आगे डिस्कस करूंगा। अब 1 मिनट के लिए दिमाग से पॉलिटिक्स को निकाल दो और राहुल गांधी को सच में एज अ पर्सन देखने की कोशिश करो। इनके पास पैसा, नाम, पावर सब कुछ तो है, क्या जरूरत है इन्हें कोई भी काम करने की? ये इजिली घर पे बैठ सकते हैं या पूरी दुनिया घूम सकते हैं। 2009 में राहुल गांधी पहली बार प्रॉपर्ली पॉलिटिक्स में आए थे और 2014 के बाद से वो कांग्रेस का फेस बने हुए हैं। इसके बाद से वो लगातार 40 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस में हार चुके हैं। 2019 की हार तो कांग्रेस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी हार थी। राहुल गांधी की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए ऑपोजिशन के लीडर भी उनके ऊपर टॉन्ट मारते हुए दिखते हैं। उनके ऊपर सोशल मीडिया पर हर जगह जोक चलते हैं। The main challenger in this election, 15 साल से लॉन्च हो रहे हैं, जाकी भगनानी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल। He is the kind of a guy जो घर पे बैठ के गांजा फूक के नेटफ्लिक्स देख रहे होते, ज्यादा खुश होते जीवन में, इंस्टाग्राम पे होते, ज्यादा फॉलोअर होते जितने अभी हैं उससे। इससे कोई भी इंसान मेंटली काफी डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन कोई कितना भी ट्रोल करे, चाहे ये कितने भी इलेक्शन हार जाए, ये बस नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं। तो एज ए पर्सन ये तो मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी गिव अप नहीं करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग एज ए पर्सन ये उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। अब इस एटीट्यूड से कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। राहुल गांधी के बारे में एक और अच्छी चीज है, और वो है कि वो ग्राउंड की बात चाहे समझ ना पाए, लेकिन वो उसकी कोशिश तो जरूर करते हैं। राहुल गांधी का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि उन्हें डेली लाइफ की जो स्ट्रगल है इसके बारे में उन्हें कभी कुछ नहीं पता
पता चला। उसके साथ उनके फैमिली मेंबर्स का असैसिनेशन होने की वजह से हमेशा उन्हें एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ही रखा गया। किसी भी पॉलिटिशियन के लिए ग्राउंड के टच में ना रहना सबसे बड़ी वीकनेस होती है और इसको लेकर खुद फॉर्मर कांग्रेस के लीडर प्रणब मुखर्जी भी काफी बार बात करते थे और वो कहते थे कि राहुल गांधी के लिए भी ये सबसे बड़ी वीकनेस है। इसी वीकनेस की वजह से राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स में पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमें दिखाई नहीं देती। गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। स्पीकर मैडम, सॉरी। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अपनी यात्रा के थ्रू राहुल गांधी ने अपने इमेज मेकओवर पर काफी काम करा है। वो अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन कर रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ने की एटलीस्ट कोशिश तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो एक तरह से हो गई राहुल गांधी एज ए पर्सन के बारे में काफी अच्छी और पॉजिटिव बातें। लेकिन अब थोड़ा नेगेटिव साइड भी देख लेते हैं। जिस गांधी सरनेम की वजह से राहुल गांधी को पब्लिक एक्सेप्टेंस और इमोशनल सपोर्ट मिलता है, उसी सरनेम की वजह से लोग उन्हें एक डायनास्ट भी बुलाते हैं और ये एक नेगेटिव फैक्टर की तरह काम करता है। लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है, उन्हें पॉलिटिक्स एक फैमिली बिजनेस की तरह उनके ऊपर थोपी जा रही है। किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर अगर लगातार 40 इलेक्शन हार जाए तो उसे पार्टी वाले सिर्फ एक साइड नहीं कर देंगे बल्कि पार्टी से ही निकालने की कोशिश करने लगेंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक सेंटिमेंट है कि चाहे जीते या हारे, कांग्रेस रहे या ना रहे, हमारे लीडर तो सिर्फ राहुल गांधी ही रहेंगे। इससे ना सिर्फ कांग्रेस का बल्कि राहुल गांधी और उनकी पर्सनल फैमिली हिस्ट्री का भी बहुत नुकसान होता है। लोग बोलते हैं कि जिस पार्टी को नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी जी ने रिप्रेजेंट करा और सबसे बड़े बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीते, आज उस फैमिली के राहुल गांधी इलेक्शन जीतना तो छोड़ो, कांग्रेस के एग्जिस्टेंस को ही बचाने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। राहुल गांधी की इस इनकैपेबिलिटी की वजह से हिस्ट्री बुक्स में उनका नाम एक फेल्ड डायनास्ट प्रोडक्ट की तरह लिखा जा सकता है। राहुल गांधी की स्पीचेस उनकी एक और बड़ी वीकनेस है। जनरली वो जब भी कोई हिंदी में स्पीच देते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है और जहां ऐसा नहीं होता वहां बीजेपी के IT सेल वाले इनकी स्पीचेस को तोड़ मरोड़ के वायरल कर देते हैं। जैसे कि आलू से सोना वाली स्पीच, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। उस पूरी स्पीच में राहुल गांधी सच में कोई ऐसी मशीन लगाने की बात नहीं कर रहे थे बल्कि एक एग्जाम्पल दे रहे थे। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। अब ये कटी हुई क्लिप वायरल तो बीजेपी के IT सेल वालों ने करी थी, लेकिन ज्यादातर जो पॉलिटिकल न्यूट्रल लोग हैं उन्होंने भी ये मान लिया कि शायद राहुल गांधी ने ऐसी मशीन लगाने की बात की हो, क्योंकि लोगों ने उनके बाकी इंटरव्यूज और स्पीचेस देखे हैं और उन्हें पता है कि राहुल गांधी इस तरह के अजीब स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। अब काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा खून, निकलेगा पंजाब दिखाई देगा उसको। राहुल गांधी ने अपनी पढ़ाई लिखाई की है इंग्लिश में। ज्यादातर वो सेफ्टी रीजन की वजह से भारत से बाहर ही रहे। उनके फादर की भी अर्ली एज में डेथ हो गई थी और मदर खुद भी हिंदी में ज्यादा फ्लुएंट नहीं है। राहुल गांधी हिंदी बोल तो लेते हैं लेकिन स्पीचेस देते समय वो अपनी बात को अच्छे से लोगों के सामने नहीं रख पाते और भारत में हिंदी में स्पीच ना देने वाले लीडर के लिए PM बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक बार सोच के देखो, PM मोदी से लेकर अटल बिहारी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी या नेहरू, ये सारे के सारे PM अपनी स्पीचेस की वजह से ही ज्यादा फेमस हुए थे। स्पीचेस के अलावा राहुल गांधी अपनी प्रेजेंटेशन के साथ भी कोई एक्सपेरिमेंट करते नहीं दिखाई देते हैं। ज्यादातर जो लीडर होते हैं वो जब देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं तो वहां के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, वहां के हिसाब से बोलने की कोशिश करते हैं। PM मोदी को भी आप नोटिस करना, वो जिस स्टेट में जाते हैं वहां से अपना रिलेशन जोड़ देते हैं और शुरुआत अपनी स्पीच की वहां की लोकल लैंग्वेज में करने की कोशिश करते हैं। जेका रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले तोची साधु ओळखवा, मतलब कुछ ना कुछ एफर्ट मारते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को आप देखो, ये हर जगह वही सेम व्हाइट टी-शर्ट या कुर्ता पहन के पहुंच जाते हैं और एक ही जैसी बातें करते हैं। अब इनके पीछे उनके कुछ पर्सनल व्यूज या आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल लाइफ में आपके जो छोटे छोटे एक्शंस होते हैं इससे डिसाइड होता है कि पब्लिक के बीच में आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी या कम होगी। और राहुल गांधी के एक्शंस की वजह से उनकी एक्सेप्टेंस बस कम होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर राहुल गांधी में लोगों को इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जैसी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं दिखाई देती। और ये बात खुद प्रणब मुखर्जी जी भी पहले कहा करते थे। राहुल गांधी के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि वो देश के अंदर कम रहते हैं और बाहर ज्यादा रहते हैं। बड़े बड़े इलेक्शन का टाइम हो या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा डिसीजन लेने का टाइम हो, ये न्यूज आ जाती है कि राहुल गांधी जी अगले 10 दिनों तक किसी फॉरेन ट्रिप पर रहेंगे। इससे पब्लिक में एक इमेज बनती है कि शायद वो पॉलिटिक्स को लेकर इतना सीरियस नहीं है या फिर जो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें पॉलिटिक्स कहीं नीचे आती है। कांग्रेस की अलायंस पार्टी के लोग भी अब बोलने लगे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे एक्टिव रहते हैं और बाकी टाइम उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि देश में क्या चल रहा है। एज ए पर्सन राहुल गांधी में एक बहुत
बड़ी नेगेटिव बात है कि वो दिखाई तो देना चाहते हैं कि वो रिस्क ले रहे हैं, लेकिन असलियत में वो रिस्क लेते नहीं। इनका पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट 20 साल का है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की अलायंस वाली सरकार थी और उसमें राहुल गांधी ना तो किसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री को लीड कर रहे थे और ना ही किसी बड़े लेवल पर वो कांग्रेस के फेस बन के आगे आए थे। हाँ, 2-3 बार अलग अलग टाइम पर इन्हें लॉन्च करने की कोशिश बहुत हुई, लेकिन फिर चाहे वो अर्नब वाला इंटरव्यू हो या इनकी स्पीचेस, इसके थ्रू इन्होंने खुद के ही लॉन्च को खराब कर दिया था। 2014 तक राहुल गांधी अमेठी की सीट से इलेक्शन जीतते थे, जो कि गांधी फैमिली के लिए काफी सिक्योर सीट मानी जाती है। लेकिन जैसे ही 2019 में वहां से स्मृति ईरानी का चैलेंज थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा, इन्होंने वायनाड से भी पर्चा भर दिया और इवेंचुअली अमेठी में राहुल गांधी हार गए। 2 सीट से पर्चा भरने को लेकर लोगों ने इस तरह से देखा कि राहुल गांधी शायद कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और इसीलिए सेफ खेलने के लिए वो वायनाड चले गए थे। अमेठी से राहुल गांधी लगातार 15 साल तक एमपी थे और वो अपनी परफॉर्मेंस पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे और इसीलिए उन्होंने 2 जगह से पर्चा भरा। और उनका अमेठी से हारना ये दिखाता है कि शायद उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले भी मानते थे कि इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। तो चाहे यूपीए की सरकार हो या अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी, राहुल गांधी ने ना तो कोई रिस्क लिया और ना ही अच्छा परफॉर्म करा और ये बुरी परफॉर्मेंस इनके लिए काफी बड़े नेगेटिव फैक्टर की तरह काम करती है। और ये कंपीट कर रहे हैं पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर्स के साथ, जिनके पास गुजरात मॉडल और यूपी मॉडल जैसे एग्जांपल्स हैं और लगातार 20-20 साल तक ये सेम कंस्टिट्यूएंसी से जीतने का एक्सपीरियंस भी रखते हैं। वो लीडर अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के थ्रू खुद को देश में एक्सपैंड कर रहे हैं और वहीं राहुल गांधी अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़कर एक सेफ सीट ढूंढकर वहां से पर्चा भर रहे हैं। तो अब ये बात हो गई राहुल गांधी की पब्लिक इमेज के ऊपर। अब देखते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इनके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट है। 2014 के इलेक्शन में राहुल गांधी डी फैक्टो पीएम कैंडिडेट थे, मतलब ऑफिशियली उनका नाम अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन अगर कांग्रेस जीत जाती तो ये ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन कांग्रेस अपने करप्शन स्कैंडल और पुअर परफॉर्मेंस की वजह से वो इलेक्शन हार गई। अब इस हार के लिए राहुल गांधी को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता। इसलिए एज ए पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर राहुल गांधी की जो परफॉर्मेंस है उसको हम 2014 के बाद से देखना शुरू करते हैं। 2014 के इलेक्शन से जस्ट पहले राहुल गांधी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बने थे और ये पहली बार था कि उन्हें पार्टी में कोई बड़ी पोस्ट मिली हो। इसके 3 साल बाद वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। इन 3 सालों में देश के अंदर 17 असेंबली इलेक्शन हुए थे। यूपी, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु जैसे बड़े बड़े स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी और कांग्रेस क्योंकि लगातार हार रही थी इसलिए सोनिया गांधी जी ने प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करा और उसके बाद राहुल गांधी जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया। और राहुल गांधी जी के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस थी वो बड़ी मिक्स्ड रही। कुछ स्टेट में कांग्रेस जीती जैसे कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, लेकिन वहां पर राहुल गांधी की लीडरशिप से ज्यादा कांग्रेस के लोकल लीडर्स की परफॉर्मेंस और पिछली गवर्नमेंट्स के एंटी इनकम्बेंसी बड़े फैक्टर की तरह प्ले कर रहे थे। और उसके बाद राहुल गांधी के सामने आया सबसे बड़ा चैलेंज 2019 का लोकसभा इलेक्शन। एक तरफ थी बीजेपी जो हिंदुत्व, नेशनलिज्म, सर्जिकल स्ट्राइक और अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स का प्रचार करते हुए मैं भी चौकीदार जैसे कैंपेन चला रही थी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने क्या करा, चौकीदार चोर है और राफेल डील जैसे इश्यूज को इन्होंने उठाया और इसी पर ही पूरा इलेक्शन फोकस करा। ये दोनों ही इश्यूज पब्लिक को बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल डील को स्कैम मानने से मना कर दिया। अगर आप कांग्रेस का 2019 वाला मैनिफेस्टो देखोगे तो उसमें जीएसटी, मीडिया, मिनिमम इनकम गारंटी, एजुकेशन, फार्म एंड लेबर लॉ, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो उन्होंने लिखे थे। इन सारे इश्यूज को कांग्रेस की कैंपेन में उठाया जा सकता था, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ राफेल डील पर फोकस करते हुए अपने लिए एक वीक पोजीशन तैयार कर ली और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2014 की तरह 2019 में भी कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हार गई। प्रशांत किशोर भी ये कहते हैं कि उनको कितना भी समझा लो उनसे चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। जो आपको लेके आए थे राहुल गांधी, उनको क्यों नहीं जिता पाए? कि जो यूपी का मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ कि वो चीजों को एग्री करने के बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर का यह स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 के बाद 2 बार ऐसा हुआ है जब प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के सामने 2024 को लेकर कुछ सजेशन रखे थे कि पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बड़े बड़े चेंजेस करने की जरूरत है, लेकिन राहुल गांधी उनसे पूरी तरह से अग्री नहीं कर पाए। और यह भी कहा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो आइडिया था वो भी प्रशांत किशोर ने ही राहुल गांधी को दिया था। खैर 2019 के इलेक्शन हारने के बाद जुलाई के महीने में राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया और उसके बाद एक लंबे टाइम तक कांग्रेस के अंदर लीडरशिप की जो पोस्ट थी वो खाली पड़ी रही। राहुल गांधी की खराब टीम बिल्डिंग उनकी पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है और लोगों का भी ये मानना है कि कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन में 2-4 लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा आदमी उनकी जगह ले, इसलिए अपनी पोजीशन बचाने के लिए ये लोग राहुल गांधी को बर्बाद करने में लगे हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि कांग्रेस के लीडर और एमएलए जीशान सिद्दीकी ने बोला। राहुल गांधी जी की जो टीम है उनके बाजू में, वो तो जितना पार्टी को खत्म करते जा रही है उन्होंने तो लगता है सामने वाली पार्टी से सुपारी ले ली है कि हम खत्म कर देंगे पार्टी को। जब राहुल गांधी ने कांग्रेस की प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर दिया तो इस पोस्ट के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, इसकी डिमांड कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने भी की, लेकिन उनकी बात कांग्रेस में किसी ने नहीं सुनी और उन्हें मजबूरी में एक डिसेंट लेटर लिखना पड़ा। और 2022 में जब इलेक्शन हुए तो शशि थरूर जैसे पॉपुलर लीडर की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस
का प्रेसिडेंट बनाया गया, जिनको देश में कोई जानता तक नहीं था, लेकिन वो गांधी फैमिली से काफी क्लोज थे, इसीलिए लोग कहते हैं इन्हें सिलेक्ट किया गया था। कांग्रेस में प्रेसिडेंट पोस्ट के इलेक्शन इतने अनडेमोक्रेटिक हैं कि शहजाद पूनावाला को इसी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया गया था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। और अभी रिसेंटली फॉर्मर कांग्रेस स्पोक्स पर्सन गौरव वल्लभ ने भी पार्टी छोड़ते टाइम ये बोला कि कांग्रेस को कुछ पर्सनल असिस्टेंट्स चला रहे हैं। ये भी राहुल गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ा लीडरशिप फेलियर है। कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी का कंट्रोल भी काफी ज्यादा होने की वजह से राहुल गांधी प्रॉपरली लीडरशिप रोल में कभी आ ही नहीं पाए। सोनिया भले ही कांग्रेस की प्रेसिडेंट ना हो, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी लीडरशिप आज भी सबसे सुप्रीम है। पावर होल्डिंग को लेकर सोनिया गांधी जी का नेचर यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान हमें देखने को मिला था, जब उन्होंने पीएम तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को बना रखा था, लेकिन खुद नेशनल एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन बन गई थी और सोनिया गांधी जी ही सारे बड़े डिसीजन लेते हुए नजर आती थी। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान सोनिया गांधी कोई मिनिस्टर नहीं थी, लेकिन ये इतनी पावर होल्ड करती थी कि फॉरेन से आया कोई भी डेलीगेशन इनसे मीटिंग किए बिना वापस नहीं जाता था। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी सोनिया गांधी जी इतनी ही पावर होल्ड करती हैं, जिसकी वजह से ना तो राहुल गांधी अपनी लीडरशिप दिखा पा रहे हैं और ना ही अपनी टीम बिल्डिंग कर पा रहे हैं। किसी भी नेता के लिए उसकी टीम सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आधे से ज्यादा काम नेता नहीं बल्कि उसकी टीम करती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है स्पीच राइटर्स का। पता नहीं राहुल गांधी जी की स्पीचेस कौन लिखता है, क्योंकि हर स्पीच के बाद उसमें पंच लाइन कम बल्कि जोक्स के डिस्कशन ज्यादा होते हैं। वाराणसी में जब ये स्पीच देने गए तो वहां पर लोगों को नशेड़ी बोल के चले आए थे। अभी भारत जोड़ो यात्रा से इनका इमेज मेकओवर हो ही रहा था कि बीच बीच में उनकी ऐसी क्लिप्स निकल के बाहर आती रही जिससे सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाता है। अच्छा, एक और बात बताइए, आपने कभी मनरेगा की लिस्ट देखी है? देखी है। उसमें आपको पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे? बहुत कम है पिछड़े वर्ग। भरी हुई है। आप ये जो सड़क बनाते हैं, हिंदुस्तान को जो लोग बनाते हैं, इन लोगों की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो, तो उसमें आपको पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कम है। भरे हुए। हालत इतनी खराब हो गई है कि लोग मानने लगे हैं कि अगर किसी स्टेट में कांग्रेस को जीतना है तो सबसे पहला स्टेप है कि वहां राहुल गांधी जी का कैंपेन ना किया जाए। और उधर बीजेपी वाले राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक बताते हैं, क्योंकि इनकी स्पीचेस में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही निकल के आता है। अब ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास राहुल गांधी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऑप्शन बहुत है, लेकिन सोनिया गांधी जी ने किसी को आगे आने ही नहीं दिया। इसका एग्जाम्पल आपको सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया में दिख जाएगा। इन दोनों की वजह से ही राजस्थान और एमपी में कांग्रेस की सरकार 2019 में बन पाई थी। अगर कांग्रेस ने दोनों पॉलिटिशियन को टाइम रहते हुए मौका दिया होता तो ये आज एक नेशनल फेस बन के उभर सकते थे। अरे नेशनल फेस छोड़ भी दो, अगर ये चीफ मिनिस्टर बना दिए गए होते तो शायद आज एमपी और राजस्थान में 2023 में वापस से कांग्रेस की सरकार आ सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने वहां पर भी गांधी फैमिली से जो लीडर ज्यादा क्लोज है उनको प्रायोरिटी दे दी। और राहुल गांधी के बाद भी कांग्रेस में सबसे ज्यादा अगर किसी को आगे किया जाता है तो वो है प्रियंका गांधी, और उनके साथ भी पब्लिक परसेप्शन में कोई ज्यादा अच्छे हालात नहीं है। उनकी दीदी प्रियंका गांधी का पूछो तो यूएसपी क्या है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है, इंदिरा गांधी जैसी दिखती है। तो वो तो सुनील ग्रोवर भी दिखता है, वो तो जयराम रमेश भी दिखते हैं, बल्कि जयराम रमेश तो कांग्रेस में हैं ही इसलिए क्योंकि वो इंदिरा गांधी जैसे दिखते हैं। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिसीजन मेकिंग में बीजेपी वाले और उनके लीडर इतने ज्यादा क्लियर हैं, इसका रीसेंट एग्जांपल भी आपको मैं राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ से ही देता हूं। वहां पर एग्जिस्टिंग और एस्टेब्लिश जो सीएम फेसेस थे उनको हटाकर एकदम नए लोगों को सीएम बना दिया गया, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कोई भी इंटरनल डिस्प्यूट बाहर निकल के नहीं आया। बीजेपी अपने करंट लीडर के पावर में रहते हुए नेक्स्ट लीडर तैयार करने में लग जाती है। वही कांग्रेस में राहुल गांधी के करियर तो खत्म होता दिख ही रहा है, उसी के साथ ऐसा लगता है कि कांग्रेस का भी पूरा करियर खत्म हो जाएगा। देखो भाई, 2014 के आसपास राहुल गांधी जी की ब्रांडिंग एक यंग लीडर की तरह पे की जाती थी। उनके इंटेलेक्चुअल लीडर होने के नैरेटिव को भी पुश किया जाता था, और ये दिखता भी था क्योंकि उस टाइम पर मैक्सिमम कॉन्फ्रेंसेस वो इंग्लिश में करते थे, इसलिए थोड़ी बहुत अपनी बात को वो होल्ड करते थे। लेकिन 2014 में बात बनी नहीं और कांग्रेस हार गई। फिर 2019 में उनकी एक नई इमेज गढ़ी गई कि वो बहुत फ्रेंडली लीडर हैं, आम लोगों की बात करते हैं, और मैनिफेस्टो में भी सोशल वेलफेयर स्कीम की बात की गई, न्याय होगा कैंपेन जैसी लॉन्च की गई। लेकिन तब भी बात कुछ बनती हुई नहीं दिखी और फिर से कांग्रेस हार गई। अब 2024 आते आते राहुल गांधी वो सब कुछ कर चुके हैं जो एक पॉलिटिशियन कर सकता है। वो भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, अडानी अंबानी की बात करना हो, मणिपुर पर गवर्नमेंट से सवाल करना हो, अग्निवीर स्कीम की बात हो, फार्मर के कर्ज माफी की बात हो, लोगों से मिलना हो, ट्रक वालों के साथ चलना हो, जो कुछ वो कर सकते थे वो सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन फिर भी 2024 में दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा है कि ये जीत सकते हैं। राहुल गांधी काम पूरे इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा,
कांग्रेस में बहुत से सीनियर लीडर्स हैं जो राहुल गांधी से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, स्पीच देने में बेटर हैं और कांग्रेस को ज्यादा अच्छे से लीड भी कर सकते हैं। तो अब कांग्रेस को ये डिसाइड करना है कि राहुल गांधी जी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या फिर पूरी पार्टी मिलकर राहुल गांधी जी के लिए काम कर रही है। एज ए पर्सन राहुल गांधी में बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं और शायद उनके फेलियर्स उनके हाथ में नहीं है। राहुल गांधी को लेकर लोग बोलते हैं कि वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, लेकिन उनके पॉलिटिकल करियर को देख के लगता है कि चांदी की चम्मच नहीं बल्कि सोने की हथकड़ियां हैं। वो किसी और फैमिली में पैदा होते तो शायद करियर चेंज भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उनके पास वो ऑप्शन भी नहीं है। राहुल गांधी ने बचपन से सिर्फ ट्रेजेडीज देखी हैं। उनकी दादी का असैसिनेशन हुआ, फिर उनकी कम एज रहते हुए फादर का असैसिनेशन हुआ, उनके अंकल की भी डेथ एक प्लेन क्रैश में हो गई थी और पूरी जिंदगी उन्हें काफी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जीने की वजह से ग्राउंड से जुड़े हुए कोई भी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं मिल पाए। और अब सब लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 30-40 साल वाले पॉलिटिकल एक्सपीरियंस लीडर से जाके इलेक्शन लड़े और उनको हरा दें। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और राहुल गांधी के लिए थोड़ा अनफेयर है और जो अभी तक के रिजल्ट रहे हैं वो भी यही बात बताते हैं। और इसीलिए कांग्रेस को एज अ पार्टी अब एक टफ डिसीजन लेकर नॉन गांधी लीडर की तरफ देखना चाहिए। और यहाँ पे ये बात अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक लिमिटेड नहीं रह गई है, बल्कि भारत की हेल्दी डेमोक्रेसी भी अब इस बात पर काफी हद तक डिपेंड करती है कि कांग्रेस का फ्यूचर क्या होगा। और ये बात खुद बीजेपी के लीडर नितिन गडकरी जी भी कह चुके हैं। अगर राहुल गांधी ऐसे ही बीजेपी के सबसे बड़े असेट बने रहेंगे तो बीजेपी बिना किसी प्रेशर के इलेक्शन जीतती रहेगी और एक कमजोर ऑपोजिशन देश की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। रूलिंग पार्टी को अपनी पावर खोने का कोई डर नहीं रहता और फिर वो अपनी मनमानी कर सकते हैं और ऐसा ना हो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जरूरत है। कांग्रेस के अलावा इतनी बड़ी कोई दूसरी ऑपोजिशन पार्टी देश में है नहीं और कांग्रेस राहुल गांधी की लीडरशिप में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनती तो नहीं दिख रही है। अब राहुल गांधी से कांग्रेस को सिर्फ राहुल गांधी ही बचा सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो राहुल गांधी जी के ऊपर। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में बताइए। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।